Assalamu alaikum and welcome to Tang Asia Cricket Cup Cricket Hagama, presented by Coca-Cola and of course sponsored by Zameen.com. Zishan Ali Khan, Imran Ali Khan, they established it in 2006 और उसके बाद हमने देखा 5,500 इनके एम्प्लॉइज़, 55 लाख इनकी वेबसाइट पे हिट्स, 20,000 से ज़्यादा इनकी जो एजेंट्स हैं आपके लिए खिदमत के लिए हाजिर। और इस पर हम बात करेंगे, लेकिन ये जो मैच हुआ है अभी मैं कहता हूँ किंग कॉन्ग का और हांगकॉन्ग का। किंग कॉन्ग मेरा ख्याल है कि इतना किंग कॉन्ग नहीं रहा क्योंकि हांगकॉन्ग ने एक अच्छी फ़ाइट उनको दी। इस पर हम बात करेंगे। क्यों जी, मैं सलीम आपसे ज़रा पूछूंगा, ये किंग कॉन्ग और ये जो हांगकॉन्ग का था क्या हुआ इसका? ये कौन सी नई टीम आ गई 6 में? ये इंडिया किंग कॉन्ग थी ना उनके आगे। तो देखिए, ये मैच शुरू होने से पहले ही हमने कहा था कि ये कोई मैच नहीं होगा, क्योंकि इंडिया का मैच हांगकॉन्ग के साथ कोई बनता नहीं है। हाँ, ये है कि एक मैच है, वो वही लगा। आप देखें कि 192 किया उन्होंने, और हालांकि वो इस मैच में 150 प्लस किया उन्होंने, कर भी गए हैं, मगर इवन देन कोई मैच नहीं था, बड़ा रिलैक्स होके खेले। अब आप ये कहेंगे कि इन्होंने पाकिस्तान से बेहतर स्कोर किया, 150। अगला क्वेश्चन आपका 150 किया। देखें, जब भी कभी कोई टीम, बड़ी टीम बड़ा स्कोर कर जाती है ना, और उसको नज़र आ रहा होता है कि सामने वाली टीम ये स्कोर चेज़ नहीं कर सकती हमारी बॉलिंग के ख़िलाफ़, तो वो रिलैक्स कर जाती है और उसमें फिर वो उस तरह ज़ोर नहीं लगाती जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ लगाया था, कि वो हर बॉल सोच समझ के कर रहे थे, फील्डिंग बड़ी वो निपी तुली कर रहे थे कि बॉल नहीं जाने देना। इसके ख़िलाफ़ वो जब छोटी टीम के ख़िलाफ़ ना, फिर आप मेंटली रिलैक्स हो जाते कि यार मैच जीत चुके हैं, ये कितना कर लेंगे। तो मेरा ख्याल है इसलिए ये 150 कर गए। अदरवाइज़ अगर उनको नज़र आ रहा होता कि ये 150 चेज़ होगा तो हम बाहर हो सकते हैं, तो फिर डिफरेंट सिचुएशन है। अच्छा रऊफ़, जो मैं पाकिस्तान पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूँ यहाँ, थोड़ा सा बाइस्ड, विराट कोहली 59 नॉट आउट, बैक इन फॉर्म। पहले उसने 30s आउट किया और अब 59, और यू थिंक ये अब रीगेन कर जाएगा फॉर्म इसके अंदर? जी बिल्कुल, मेरा ख्याल है कि जब भी कोई बड़ा प्लेयर जिस पे बैट पे आ जाता है तो उसको एक इनिंग चाहिए होती है उससे निकलने के लिए। तो मेरा ख्याल है कि 35 रन वाज नॉट अ बिग इनिंग, बट उसके बावजूद उन्होंने इसको थोड़ा कॉन्फिडेंस दिया, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बेहतर हुआ, क्योंकि वो जो पाकिस्तान के खिलाफ 35 रन थे वो उन्होंने इंडिया को मैच जितवाने में बेसिक किरदार उसी 35 रन की इनिंग का था। तो उससे उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बूस्ट हुआ। और अभी इस मैच में देखें कि उन्होंने 68 रन की इनिंग खेली है कोहली ने, तो आस्ता आस्ता एक टॉप प्लेयर है, दोबारा अपनी फॉर्म गेन कर रहा है। तो मेरा ख्याल है कि जो उन पर क्रिटिसिज्म हो रहा था, जो काफ़ी बातें चल रही थी इंडिया पाकिस्तान और ऑल अराउंड द वर्ल्ड में, अब उनमें थोड़ा सा कमी आएगी और वो आस्ता आस्ता दोबारा एतमाद बहाल होता जाएगा उनका। एक्चुअली पीजे ये बिल्कुल ठीक बात की राउफ ने। देखें, जब भी कभी कोई बड़ा प्लेयर ना, उसमें बहुत प्रेशर होता है क्योंकि एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा होती हैं, तो वो जब वापस आता है ना इतने गैप के बाद, और अगर उससे स्कोर ना हो तो फिर बहुत अंडर प्रेशर जाता है। और किसी भी बड़े प्लेयर को या किसी भी प्लेयर को जब इतने गैप के बाद वापस आता है ना, तो उसको ऐसी टीम के ख़िलाफ़ ही खेलना चाहिए ताकि वो उसका कॉन्फिडेंस वापस आए। तो मेरा ख्याल ये उसके लिए बहुत अच्छा मौका था। इवन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अगर वो आउट हो जाता, कैच पकड़ लिया जाता स्टार्ट में ही नसीम की बॉल पे, तो मेरे ख्याल में वो अंडर प्रेशर खेलता अगले मैचेस, चूँकि उसमें भी वो 30, 35, 40 कर गया। फिर इस मैच में भी उसने 60 के करीब कर लिया है। तो मेरा ख्याल में वो एक रोहित शर्मा ये इतना नहीं परफॉर्म किया इसने, पिछले मैच में भी ऐसा इसने। देखे, रोहित जो है ना, पिछले उसके 8 मैच अगर आप देखें ना इस सीरीज़ से पहले, उसमें भी उसकी 17 की एवरेज है। उसने 8 मैचों में थोड़ा सा स्कोर किया और कोई ख़ास एवरेज नहीं थी। हाँ, इनमें जो प्लेयर हैं, 2 प्लेयर बहुत अच्छे हैं। ये जो सूर्या है, यादव सूर्या कुमार यादव, ये बड़ा अच्छा इनका प्लेयर है। ये पिछली सीरीज़ में भी मैन ऑफ द सीरीज़ हुआ था वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़, और इसने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया था। और फिर नीचे पांड्या है। तो राहुल भी जो है वो स्ट्रगल कर रहा है क्योंकि वो इंजरी के बाद आया है। तो मेरे ख्याल में इनके जो मेन प्लेयर हैं ना, जो स्कोर करने वाले हैं, अब तो विराट भी कर गया स्कोर, वो भी फॉर्म में वापस आ गया।
मगर जो असल जो प्लेयर थे वो यादव और पांड्या नीचे से स्कोर करने में, बाकी तो स्ट्रगल कर रहे थे। अब ये चूँकि छोटी टीमें हैं, स्कोर करेंगे, कॉन्फिडेंस वापस आएगा। आप किसी टीम के, आप मोहल्ले की टीम के ख़िलाफ़ मैच खेलें, आप स्कोर करें, आप चूँकि ख़ुद भी क्रिकेट खेलते रहे हैं, बहुत खेले हैं, तो आपको पता है कि कॉन्फिडेंस वापस आ जाता है बंदे का। तो मेरा ख्याल ये इंडिया के लिए तो जितने भी आउट ऑफ फॉर्म थे वो वापस आ रहे हैं। अच्छा, एक एडवांटेज जो आप कह लो टीम्स या डिसएडवांटेज कि अगर ऊपर के 3-4 कंसिस्टेंटली रन्स कर रहे हैं और फिर एक मैच में वो फेल होते हैं, तो निचले जो आते हैं उन पे कितना प्रेशर होता है? देखिए, ये जो शॉर्ट फॉर्मेट है, ये मेरा ख्याल है कि सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है जो लोअर आपका मिडिल ऑर्डर है। मिडिल ऑर्डर के बाद जो आपकी पोजीशन शुरू होती है नंबर 6, 7 और 8, उस पर बहुत ज़्यादा। मैं आपका ये व्यू पॉइंट लेता हूँ, लेकिन एक ये रिपोर्ट पे चलते हैं कि पिच रिपोर्ट हमें क्या बताती है आज के मैच की। ये जी पिच रिपोर्ट आपने जो देखी है, अब व्हाट डू यू थिंक? क्योंकि अगर इन दोनों को अगर हम अभी डिस्कस करते हैं, श्रीलंका और बांग्लादेश, इवन साइड्स या यू थिंक बांग्लादेश एज एन एज? देखिए, मेरा ख्याल है कि अगर इससे पहले जो कंपैरिजन इनके आपस में कंपटीशंस वगैरह हुए हैं, उसमें तो श्रीलंका को बहुत ज़्यादा एज था, क्योंकि उनके पास काफ़ी टॉप प्लेयर्स थे इस T20 फॉर्मेट के, जिसमें जो सबसे बड़ा नाम था वो लसिथ मलिंगा का था, तो वो काफ़ी डेंजरस बॉलर थे। और अगर पास्ट में इन दोनों टीमों के मैचेस वगैरह उठाकर देखें तो जो सबसे ज़्यादा विकेटें श्रीलंका से लिया मलिंगा ने और स्कोर किया कौशल परेरा ने, मगर वो दोनों एब्सेंट है, श्रीलंकन टीम का हिस्सा नहीं है, रिटायर हो चुके हैं। जबकि बांग्लादेश के जो टॉप प्लेयर्स हैं जिन्होंने श्रीलंका के खिलाफ स्कोर किया, उसमें मुशफिकुर रहमान ने सबसे ज़्यादा स्कोर किया हुआ, और उसके अलावा जो उनके कैप्टन हैं, क्या इनका नाम है, शकीब ने सबसे ज़्यादा विकेटें ली हुई हैं। तो ये दोनों टॉप प्लेयर्स बांग्लादेश की टीम में मौजूद हैं, तो इसलिए मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा एज जो है वो बांग्लादेश की टीम को हासिल अच्छा, होगा। आप कहेंगे ये जो शकीब अभी वापस आया 3 साल के बाद आया, ये रीबिल्डिंग प्रोसेस में होगा, ये थिंक? ऑब्वियसली इसको टाइम लगेगा, एक उसको भी इनिंग चाहिए एक बड़ी, वो खेले ताकि वो वापस आए। दूसरी बात ये है कि आप इनको एज इसलिए भी शायद यहाँ थोड़ा सा हो कि आज वो कह रहे हैं ये टोटली डिफरेंट विकेट है जी, मतलब वो ग्रीन घास नहीं है, बैटिंग के लिए सूटेबल है। अब श्रीलंका और बांग्लादेश की विकेटों को आप कंपेयर करें ना, तो श्रीलंका में थोड़ी सी सॉफ्ट विकेटें होती हैं, बॉल स्विंग भी करता है, स्पिन भी करता है, मगर ये मेरा ख्याल ये ऐसी विकेटें जो शारजाह की हैं ये बांग्लादेश को ज़्यादा सूट करेंगी मेरे ख्याल में, तो शायद थोड़ा बहुत एज हो बांग्लादेश को। अच्छा, जब हम कहते हैं सूट करेंगी, सलीम आपने बांग्लादेश में भी खेला है, श्रीलंका में खेला है, दोनों में ह्यूमिड कंडीशंस हैं एंड इंक्लूडिंग शारजाह? नहीं, हाँ वहाँ बांग्लादेश में भी बहुत है और श्रीलंका में भी, मगर शारजाह में इतना ह्यूमिड नहीं है, गर्मी ज़रूर होती है, हीट है। आप देखें श्रीलंका में अगर आप पंखे के नीचे बैठे होते थे तो आपको पसीना आ रहा होता था, मगर शारजाह में ऐसे, दुबई में ऐसा नहीं है। दुबई में गर्मी होती है बहुत ज़्यादा, मगर ह्यूमिड नहीं है कि बहुत ज़्यादा जैसे पसीना, हाँ वहाँ गर्मी लगती है आपको, मगर वो श्रीलंका में तो आप बैठे बैठे आपको क्रैम्प्स पड़ने शुरू हो जाते हैं। आप टूर्स किए हैं, आपको पता है ना, वो जो मैं अक्सर कहता हूँ कि हमारे टूर्स पे जो पानी लेके आता था वो बेचारा अनफिट हो जाता था क्योंकि इतनी दूर से ऊपर से भाग के आना। तो ये अच्छा, एक और चीज़ शारजाह की विकेट पे हमने देखा है कि अब तो खैर स्पाइक्स अलाउ कर दिए, पहले आप स्किड कर जाते थे, वो इतनी वो कहते हैं ना शीशा विकेट बनाते थे कि आप स्किड करते थे, आपका पैर नहीं जमता था कभी। जी बिल्कुल, शारजाह की विकेट काफ़ी हार्ड थी और उसमें काफ़ी ये बाद दफ़ा अगर आपने स्पाइक्स पहने हुए हैं और आपके जो नेल्स हैं वो प्रॉपर नहीं है तो वो भी स्किड कर जाया करते थे, इतनी ज़्यादा वो शीशा टाइप में पिच होती थी। मगर अब ये जो दुबई की है ये टोटली डिफरेंट है, ये थोड़ा स्पिन बॉलर्स को भी हेल्प करती है, ग्रिप करता है उनका बॉल, उसके अलावा जो सीम बॉलर्स हैं उनको काफ़ी ज़्यादा हेल्प आउट करती है। आपने देखा होगा कि जो अर्ली ऑन बॉलर्स हैं, अच्छे सीम बॉलर, उन्होंने अच्छे यहाँ पे बॉल स्विंग किया है। अभी आपने ह्यूमिडिटी की बात की है तो मैंने चेक की थी इन 3-4 कंट्रीज़ की ह्यूमिडिटी लेवल, तो अगर मैंने लाहौर से शुरू किया था, लाहौर में ह्यूमिडिटी की थी 42%, यहाँ से कराची अगर आप चले जाएँ तो 54% है, कोलंबो आप चले जाएँ तो आपको 70% ह्यूमिडिटी होती है, और बांग्लादेश में 65% है, जबकि दुबई में 60% इसका लेवल है। तो ये इनका मेरा ख्याल है कि जो ह्यूमिडिटी लेवल है इनका एक कंपैरिजन। अच्छा, एक और चीज़ अगर आप इसको नोट करें, बड़े ज़बरदस्त स्टैट्स दिए हैं बांग्लादेश में, श्रीलंका में
कंडीशंस डिफरेंट हैं कंपेयर टू शारजा? शारजा की आपने देखा कि रेत पे उन्होंने घास है और आउटर फील्ड में आप काफ़ी टफ है भागना क्योंकि आपका पैर अंदर चला जाता है वहाँ। तो यू थिंक कि यहाँ तो प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट? बिल्कुल, श्रीलंकन कंडीशन डिफरेंट है। वहाँ पर आपको सिर्फ जो ह्यूमिडिटी है वो अगर आप उसको फेस कर जाएं तो और आपने उस हिसाब से प्रैक्टिस वगैरह की है तो आप बेहतर ला सकते हैं। मगर जो शारजा और ये यूए की कंडीशंस हैं, यहाँ पे नीचे वो सैंड होती है और सैंड में बड़ा मुश्किल हो जाता है भागना। और इसमें जो स्पेशली जो आप लंबी फॉर्मेट खेलते हैं जिस तरह 1 डे हो गया या 4 डे क्रिकेट, तो उसमें बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रगल करना पड़ता है। मोस्टली जो बॉलर्स होते हैं उनको क्रैम्प पड़ना शुरू हो जाते हैं, मुख्तलिफ इंजरीज़ वगैरह आना शुरू हो जाती है। तो ये एक डिफरेंस है दोनों कंट्रीज़ का। चलो जी, अभी हम एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, लेकिन ये जो मैच है ये 5वां मैच खेला जाएगा श्रीलंका और बांग्लादेश के, विल बी कम्पीटिंग। और एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि बांग्लादेश शायद इसको एज हो। अब वो कैसे एज होगा ये हम आपको बताएंगे सब इस ब्रेक के बाद। Welcome back to Tang Asia Cricket Cup Cricket Hangama, presented by Coca-Cola and sponsored by none other than Zameen.com. श्रीलंका बांग्लादेश, आप एक्सपेक्ट करते हैं अच्छा मैच है, क्योंकि शकीब उल हसन ने कहा कि मैं तो आया हूँ T20 वर्ल्ड कप जो हो रहा है इधर ऑस्ट्रेलिया में, उसके लिए टीम को रीबिल्ड कर रहा हूँ। तो कहता है मुझे 1-2 दिन तो नहीं लगेंगे लेकिन टाइम लगेगा। देखिए, वो ठीक है उसकी बात कि वो तैयारी करने के लिए आए हैं, मगर इस वर्ल्ड कप की तैयारी तो कम से कम जो जितनी भी टीमें हैं, अच्छी टीमें हैं, इंडिया या जो भी, पाकिस्तान ने तो है तैयारी नहीं की, मगर उनको साल चाहिए होता है, 1-2 साल चाहिए तैयारी करने के लिए। वो प्लान करते हैं। हमारी कब होती है तैयारी? हमने नहीं की इस दफ़ा, हमारी भी मुझे नहीं लगता कि हमने कोई तैयारी की है। हमने कोई मैचेस नहीं खेले T20। आप देखें, अगर इतने मैचेस नहीं हुए, लीग खेल रहे हैं लड़के, मगर तैयारी जिस तरह होती है उस तरह नहीं हुई। तो ये जो शकीब कह रहा है कि हम तैयारी कर रहे हैं, वो मेरा ख्याल है 2-3 मैचों से तो तैयारी नहीं होगी, ये तो बड़ा टाइम लगता है। हाँ, उसके लिए चूँकि वो नया कैप्टन है, उसको अगर वो हारता भी है तो मेरा ख्याल उसकी टीम को, उसको क्रिकेट उसके बोर्ड को चाहिए कि ठीक है, अभी नया लड़का आया है, तैयारी कर रहे हैं, वो तैयारी है, मगर ये नहीं हो सकता। इसको तो 2 साल चाहिए इस तैयारी के लिए। या तो उसको बहुत पहले कैप्टन बनाते ताकि वो एक टीम उसको ले कर चलता। तो मेरा ख्याल है ये टाइम लगता है तैयारी के लिए। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम इंडिया हम देखते हैं जो बाकी एशियन टीम्स हैं, ये lastminute.com पे हम काम करते हैं। हम भी यही करते हैं। हम सिर्फ जानते हैं कि जीतना जानते हैं, लेकिन हारने को हम कबूल नहीं करते। यार आपको सॉरी, मैं वो ये वाली बात जो है ना वो रह जाएगी। याद है पिछली दफ़ा जब टीम सेलेक्ट हुई थी तो हमारा यही नहीं पता चल रहा था कि टीम अनाउंस ही नहीं हुई थी पिछले दफ़ा। right, yeah. और रमीज़ ने आके टीमें चेंज की थी, याद है आपको? लास्ट वो इंडिया रिकॉर्ड लगा रहा था, हमारा मजाक उड़ाता था, आपको तो पता ही नहीं आपका चेयरमैन कौन है और ये है। तो ये अनफॉर्चुनेटली हमारे इधर ऐसे होता है। आप सॉरी, आप कुछ कहने लगे थे। नहीं, और लड़कों का कईयों का करियर ख़त्म हो जाता है, बिल्कुल ऐसे ही। मेरा ख्याल है थोड़ा स्ट्रेंज है, इसका जो स्टेटमेंट है वो भी स्ट्रेंज है मेरे लिए, क्योंकि इसमें काफ़ी जो सीनियर प्लेयर्स हैं वो शामिल है। आप शकीब हिमसेल्फ काफ़ी अरसे से बांग्लादेश का हिस्सा है टीम का। उसके बाद मुश्किल टीम है जो वो कैप्टनसी कर चुके हैं तीनों फॉर्मेट में बांग्लादेश की। उसके बाद शेख नईम है जो उनके ओपनर है, वो काफ़ी सीजनल प्लेयर हैं। मोहम्मदुल्ला हैं, बहुत अरसे से खेल रहे हैं, पिछले 10 साल से बांग्लादेश से खेल रहे हैं। उसके बाद जो उनके मुस्तफिजुर रहमान बहुत ही वर्ल्ड में रिनाउंड फास्ट बॉलर हैं, लेफ्ट आर्म। उसके बाद तस्कीन अहमद एक और फास्ट बॉलर हैं, मुसद्दक हैं। तो मेरा ख्याल है कि एक बड़ा ही स्ट्रेंज किस्म का इनका स्टेटमेंट है कि हम तैयारी कर रहे हैं। तैयारी आप कह सकते हैं अगर आपके पास बिल्कुल एक नए बच्चों की लाट हो या आपने 5-6 नए लड़के टीम में शामिल किए हों, मगर आपकी टीम में 8-10 प्लेयर ऐसे हैं जो पिछले 10 साल से हर फॉर्मेट खेल रहे हैं और उसके बावजूद आप कह रहे हैं कि मैं इनको जेल करने की कोशिश कर रहा हूँ। और मेरा ख्याल है कि ये एक डिकोसला है जो एशियन कंट्रीज़ इस्तेमाल करते हैं। अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जिस तरह सलीम भाई ने मिसाल दी है
कि वर्ल्ड कप हुआ है उसमें हमने टीम सेलेक्ट कर दी, उसके बाद चेयरमैन हमारे चेंज हुए, रमीज़ राजा आए हैं, उन्होंने सारी टीम ही चेंज कर दी, उन्होंने सिलेक्शन कमेटी को नहीं पूछा और उस टीम में सारा रद्दोबदल कर दिया। और फिर सबसे जो हैरतनाक चीज़ यह है कि चीफ सेलेक्टर को भी बरकरार रखा, जिसकी सेलेक्ट की हुई टीम पे उनको शदीद एतराज़ था, जिसमें से काफ़ी उन्होंने लड़के निकाल दिए, उसको भी बरकरार रखा और टीम भी चेंज कर दी। अभी रिसेंट में आप देखें कि इतना बड़ा मेगा इवेंट खेलने आए हैं एशिया कप का, आपने अपने 5 जो प्रीमियर फास्ट बॉलर थे उनको इंग्लैंड काउंटी खेलने के लिए भेज दिया, उनमें से 3 अनफिट हो गए, जो 4 खेल रहे हैं वो 50% फिटनेस के साथ खेल रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि जो एशियन कंट्रीज़, आपने बिल्कुल ठीक बात की कि इनके जो स्ट्रेटजीज़ हैं टुवर्ड्स क्रिकेट वो वेरी सरप्राइजिंग है मेरा ख्याल। और अब मुझे तो फिक्र है, आई एम श्योर आप भी कंसर्न हैं कि आगे इंग्लैंड का टूर है, 3 टेस्ट मैचेस हैं, 7 आपके T20s हैं और फिर उसके बाद आपका मेजर टूर्नामेंट शुरू हो रहा है। आप लड़कों को किस तरह करोगे, क्या करोगे आप? पीजे अभी जो राउफ ने बात की ना कि वो तैयारी कोई नहीं, लड़के इंग्लैंड खेलने चले गए, असल में होता क्या है कि ये जो जब आप जिसको कहते हैं ना स्टार बन जाते हैं, जो आपसे लोग आपको इतना प्यार करते हैं, नाम आपका बन जाता है, उसके बाद फिर ना आप सुनते नहीं हो किसी की, ना अपनी आपको फ़िक्र होती है ना अपने कंट्री की होती है कि यार मैं कम मैचेस खेलूं ताकि मैंने अपनी कंट्री के लिए परफॉर्म करना है, ना कि जाके मैंने काउंटी में कोई नाम पैदा करना है। काउंटी के लिए तो आप जाके एक जॉब करते हो। तो मेरे ख्याल में ये सुनते नहीं हैं। जितने भी प्लेयर्स आप देख लो, ये ज़बरदस्ती जाके खेले होंगे कि पैसे मिल रहे हैं, कि काउंटी में लोग कहते हैं जी बड़ा तजर्बा होता है। मैं खेला हूँ काउंटी, वहाँ मैं एज ए बैट्समैन मैं बता रहा हूँ कि बंदा तंग आ जाता था। मैं सुबह रात को सोता था, 9 बजे सुबह उठ के 8 बजे आपने वहाँ पहुँचना होता था और आपको पता है आप भी खेलते रहे हो, 1.5 घंटे की ड्राइव करके जाना, वो एक टोटली हैसल थी, बंदा तंग आ जाता है। मैं अक्सर ये कहता हूँ कि लोग, मैं सोचता था यार इंग्लैंड के प्लेयरों ने रिटायरमेंट क्यों जल्दी अनाउंस कर दी, तो पता चला कि ये काउंटी खेलने के बाद बंदा दूसरी क्रिकेट खेल ही नहीं सकता। तो ये चीज़ें हमारे जो क्रिकेट बोर्ड में लोग हैं उनको पता नहीं, क्या सबको पता है कि ये वहाँ जाके जो काउंटी खेलेगा फास्ट बॉलर वो तो तंग आ जाएगा। तो ये इनको सोचना चाहिए कि हमारे प्लेयर्स को कैसे सेव करना है, स्पेशली फास्ट बॉलर्स को। तो ये हम अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ कोई ऐसा है ही नहीं पैरा कि हम अपने लोगों को रोक सकें ताकि वो पाकिस्तान के लिए खेलें, ना कि जाके वो लीगों और इंग्लैंड के लिए खेलें। तो फिर सोचेगा कौन हमारी अपनी डोमेस्टिक और इंटरनेशनल? वो मैं और आप जो इधर बैठ के शोर करते हैं वही सोचेंगे। यही होगा एग्जैक्टली। यहाँ बात कर लो लेकिन वहाँ नहीं होना। देखिए इसमें सलीम भाई ने बिल्कुल ठीक बात की है, मगर इसमें यह है कि जब आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा रहे होते हैं प्लेयर्स का तो उसमें सारी शिकें लिखी होती हैं और मेरा ख्याल है कि उसके बावजूद अगर कोई ब्लैकमेल करता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को तो उसके खिलाफ एक्शन लेना तो बनता है। तो ये चीज़ें मेरा ख्याल है कि इनको स्ट्रिक्टली थोड़ा सा देखनी पड़ेंगी, क्योंकि आपके पास सिर्फ 200 डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं और उसके बाद जो आपके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर हैं वो 30 हैं टोटल। ओके, चलें जी एक ब्रेक की तरफ चलते हैं। ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं और क्या होगा आज और फिर कल क्या होगा इस पर बात होती है इस ब्रेक के बाद। Welcome back to Tang Asia Cricket Cup Cricket Hagama, presented by Coca-Cola, sponsored by none other than Zameen.com. इमरान अली खान, ज़िशान अली खान, इन्होंने ये 2006 में ये कंपनी फॉर्म की। उसके बाद 5,500 इनके एम्प्लॉयज़, 55 लाख इनकी हिट्स, 20,000 से ज़्यादा इनके एजेंट्स। उसके बाद 2014 में इन्होंने अपने आप को रेवोल्यूशनाइज़ किया इन टेक्नोलॉजी, वर्चुअल रियलिटी लेके आए। 10 इन्होंने नेशनल एक्सपोज किए हुए, 3 इंटरनेशनल किए हुए, चौथा अभी इसी महीने इनका होगा। उसके बाद जब आपको बताता हूँ इनकी जो पेरेंट कंपनी EMPG, उन्होंने यूनिकॉर्न $1 बिलियन कंपनी बनाई। कैसे? OLX को टेक ओवर करके। अब बात आती है क्रिकेट की। क्रिकेट पे श्रीलंका और बांग्लादेश का बड़ा ज़बरदस्त इनकाउंटर है। ये अच्छे फाइटर्स हैं, अंडरडॉग्स रहे हैं पुराने टूर्नामेंट्स के अंदर भी। मुझे ये 99 का वर्ल्ड कप याद आता है सलीम,
जब इन्होंने हमें ब्रिस्टल पे किस तरह हराया था। मुझे तो समझ नहीं आई थी कि हुआ क्या है। आज ये अपसेट कर देंगे, नहीं करते। मुझे समझ आ गई थी, लेकिन मैं बोलूँगा नहीं। रऊफ कह रहा है अभी तक समझ नहीं आई। अभी तक नहीं समझ आई ना। हाँ नहीं, बट मैंने देखना है कि आगे हम कितना परफॉर्म करते हैं। कल पाकिस्तान का भी मैच है ना, तो लेट्स सी कि आगे क्या होता है। बट एप्पल टू एप्पल कंपेयर करें, प्लेयर टू प्लेयर इवन है कि आप किसी को ऑट आउट कर दोगे? देखिए मेरा ख्याल है कि बांग्लादेश को मैं एज दूंगा, क्योंकि और एक और चीज़ मेरी समझ में नहीं आई कि जो भी टीम टॉस जीतती है वो सेकंड बैट क्यों डिसाइड करती है। हालांकि जो कैप्टन है, मैंने दोनों की बात सुनी है अभी, दोनों ने यही कहा कि जो पिच है बिल्कुल फ्लैट और बैटिंग के लिए आइडियल पिच है, मगर उसके बावजूद फिर सेकंड बैटिंग का फैसला किया। कल रोहित शर्मा ने भी यही चीज़ रिपीट की थी, उसने भी पिच को देख कर कहा था कि एक आइडियल पिच है, मगर अगर मैं टॉस जीता तो मैं सेकंड बैटिंग करता। मेरा नहीं ख्याल कि पता नहीं किस चीज़ का प्रेशर है, मगर अब जो श्रीलंका ने डिसीजन लिया है अब वो भी सेकंड बैटिंग का उन्होंने डिसीजन लिया, और जो फर्स्ट बैटिंग उन्होंने बांग्लादेश को दी है। बांग्लादेश में काफ़ी सीजनल है, जो उनके शकीब हैं, उसके बाद मुशफिक रहीम है, अब्दुल्ला है, और उसके बाद मुसद्दक है, नईम शेख है। अच्छी सीजनल बैटिंग है। अगर तो 150 प्लस रन करने में कामयाब हो जाते हैं बांग्लादेश की टीम, तो इनकी जो बॉलिंग लाइन है उस पर इतनी डेप्थ है कि ये जिस तरह तस्कीन अहमद है, वन ऑफ द फाइनेस्ट बॉलर है, उसके बाद मुस्तफिज़ुर रहमान वन ऑफ द फाइनेस्ट लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है, उसके बाद जो मुसद्दक है ऑफ स्पिनर है, इनके शकीब खुद बड़े टॉप बॉलर हैं, उसके T20 स्पेशलिस्ट हैं। तो मेरा ख्याल है कि सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज़ इनके लिए देखनी होगी कि टारगेट कितना सेट करते हैं। अगर तो 150 प्लस करने में कामयाब हो गए तो इनकी बॉलिंग में इतनी डेप्थ है कि श्रीलंका को आउट कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर 120-25 रन किए तो फिर थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, आज तो ये आप कहें कि 5वां मैच है इस टूर्नामेंट का, लेकिन हाईएस्ट स्कोर सो फार इन 4 मैचेस में कहूँगा इंडिया कर गया 192। अब इन कंपैरिजन हम 150 का क्यों टारगेट इतना दे रहे हैं? नहीं देखिए, इंडिया ने जो स्कोर किया है वो हांगकांग के खिलाफ किया है, अदरवाइज जो अच्छी अच्छा, मैं आपको ज़रा टॉस दिखाता हूँ अपने नाजरीन को। ये जो टॉस हुआ है ये ज़रा दिखाएं जी, इस टॉस में क्या हुआ? ये IPL में था, उसके बाद इधर आया है, फिर जितनी लीग्स होती हैं ये है, हर जगह है। पहले मॉरिसन था, वैसे तुसी क्यों नहीं गए पीछे? ओके, अच्छा, अब यू थिंक कि इनकी कोई डिफरेंट स्ट्रैटेजी होगी? और ये जो मैं अभी इससे पहले आपको बता रहा था, ये क्या वजह है कि हम 150 और 100 हमने 120 पे भी बात की है, लेकिन 150 क्यों? नहीं, वो शुरू में देखे ना, जो ट्रेंड नज़र आ रहा था वो यही नज़र आ रहा था कि 150 स्कोर जो है इन विकटों पे बहुत अच्छा स्कोर है, मगर ये शारजा दुबई की जो विकटें हैं ये आप देखिएगा कि जैसे जैसे टाइम गुजरेगा ये विकटें स्लो होती जाएंगी। ये हमेशा से रहा है कि जिन विकटों पे मैचेस ज़्यादा होने शुरू हो जाते हैं, ग्रास ख़त्म हो जाती है, वैसे वहाँ गर्मी बहुत होती है, तो वो स्कोर इससे भी कम लो स्कोरिंग मैचेस होना शुरू हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल में वो शुरू में थोड़ा लग रहा था कि बॉल बाउंसी है, सीम हो रहा है, तो शायद 150 होगा, विनिंग स्कोर होगा, मगर मेरे ख्याल में अगले मैचों में हो सकता है आज का जो विकेट बता रहे हैं कि बैटिंग विकेट लग रही है, आज हो सकता है आपको ज़्यादा स्कोर देखने को मिले। मगर जैसे अभी राहुल बात कर रहे थे कि ये लोग क्यों पहले बैटिंग दूसरे को बैटिंग करवा रहे हैं, मगर राहुल वाहद एक बांग्लादेश थी जिसने अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ टॉस जीत के बारी ली थी, वाहद वो एक टीम थी। अदरवाइज लोग यही कर रहे हैं कोशिश कि ये टॉस जीत के दूसरे को खिलाएं। लेकिन इसके अलावा सलीम या रऊफ, आप ये नहीं कहोगे कि अब चौथा 4 मैचेस हो गए 5वें में, और ग्रेजुअली टीम्स जो अपना दूसरा मैच है उसको ज़रा थोड़ा सा और रिदम में आ जाएंगे ये लोग? जी बिल्कुल, आस्ता आस्ता जिस तरह क्रिकेट आगे बढ़ती जाएगी, रिदम आता जाएगा। जिस तरह आप पिच की बात कर रहे थे, तो मेरा ख्याल है कि इससे पहले इस रीजन में इस तरह की पिचेस वगैरह देखने में नहीं आई, क्योंकि सलीम भाई ने भी इस इलाके में काफ़ी क्रिकेट खेली है UAE में, मगर इस तरह की पिचेस नहीं थी। आपने देखा जो फर्स्ट मैच हुआ अफगानिस्तान का और श्रीलंका का, उसमें जो उनके बॉलर थे फजल फारूकी, उन्होंने अर्ली ऑन बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट किया था। उन्होंने जो श्रीलंका के टॉप ऑर्डर 3 आउट किए थे। उसके बाद जो अभी पाकिस्तान और इंडिया का मैच है उसमें जो दोनों उनके पेसर थे, पार्डनिया, उसके बाद खान और सिंह, उन्होंने पाकिस्तान को शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉलिंग पे आउट किया। तो इस तरह की पिचेस बहुत कम UAE में देखने में आई हैं, मगर अब थोड़ी सी नेचर इनकी चेंज हुई है। मे बी कोई फ्रेश सॉइल उन्होंने डाली है वहाँ पर, तो इस वजह से पिच की नेचर चेंज हुई है। इसी वजह से हमारा जो टारगेट है हम उसको 150 रख रहे हैं, और अच्छी टीमें आपस में इसी के अंदर ही लड़ रही हैं। और बाद मैचेस में देखा गया कि 150 तक भी नहीं कई टीमें पहुँच रही।
जहाँ तक आपने हांगकांग की पिछले मैच की बात की 196, तो मेरा ख्याल है कि वो एक एक्सेप्शनल इनिंग थी जो सूर्य कुमार यादव 261 के स्ट्राइक रेट से खेल गया, तो उसकी वजह से थोड़ा सा टारगेट ऊपर चला गया इंडिया का। अदरवाइज़ तो वो भी यानी कि हांगकांग जैसी वीक टीम के खिलाफ 160 तक मेरा ख्याल है कि इंडिया महदूद रहता है। तो मेरा ख्याल है कि जो पिच की नेचर है वो काफ़ी हद तक बदल चुकी है इस रीजन में। नहीं, महल शारजा में राउफ शारजा की चूँकि मैचेस शारजा में हुआ करते थे, वहाँ की विकटें कभी भी तेज़ नहीं हुई थी, स्लो विकटें होती थी, लो बाउंस। मगर दुबई यहाँ ये नया एक अबू धाबी और दुबई ये नया है, तो यहाँ जो फ्रेश विकटें हैं ना वो शुरू में आपको नज़र आएंगी कि उनमें बाउंस भी है, स्विंग भी हो रहा है। जैसे जैसे टाइम गुजरेगा, मैच 2-3 होंगे, ये विकेट स्लो होती जाएंगी। अच्छा, इन विकेटों के ऊपर इंस्टेड के आप जो मारो, वो जिसको कहते हैं ना तुनका मारो, जो स्किड करता है वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहता? जो बॉल स्किड, फॉर एग्जांपल मैल्कम मार्शल जैसा बॉलर हो। मैल्कम वाले बॉलर तो आप दुनिया में बहुत कम आपको स्किड तो करते हैं ना। ये बुमराह को देखो जी, इस जो ये पिचेस हैं इन पर आपने देखा कि जो शॉर्ट ऑफ लेंथ है, हालांकि T20 में बहुत कम शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल यूज़ होते हैं, और क्योंकि फ्लैट पिचेस होती हैं, जो भी थोड़ा सा शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल गिरता है, बाउंड्रीज़ की जो नोयत है वो छोटी होती है, तो बॉल बाहर चला जाता है, उस पर बैट्समैन के लिए इजी होता है स्कोर करना। मगर जो यहाँ पर है, इस पर देखा गया जो शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल है, कई तो बहुत ज़्यादा स्किड करके तेज़ निकल जाता है, और कई बिल्कुल स्लो होता है, वो थोड़ा सा उसमें जो बॉल है अपना वो बिहेवियर चेंज करती है, तो उस वजह से बैट्समैन को प्रॉब्लम आ रही है। स्पेशली जो आपने जो बाबर आजम को आउट होते देखा शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल पे, तो उसमें थोड़ा सा बॉल किक करके ऊपर चला गया था, जो उनकी एक्सपेक्टेशन थी उसके मुताबिक बॉल नहीं आया। उसके बाद जो हमारे रिजवान आउट हुए थे इंडिया के खिलाफ, वो भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जिस स्पीड से बॉल आ रहा है, अगर उसको वो ये फ्लैश करेंगे तो माइट भी के ऊपर से चला जाए, ये बाउंड्री क्रॉस कर जाए। मगर उसमें उस बॉल में थोड़ा सा जो बॉल हुआ है उस रिजवान को, वो थोड़ा सा बिल्कुल स्लो हो गया, उसे पेस चेंज किया, इसी वजह से बॉल अंदर आ और वो बाउंड्री लाइन पर कैच हो गया। तो इसकी ये वेरिएट कर रहा है थोड़ा थोड़ा जो बॉल है, एक स्पीड के साथ नहीं आ रही। नहीं, उसमें रऊफ़ एक चीज़ और भी हुई ना कि चूँकि हमारी विकटें बहुत स्लो होती हैं, एशिया की जितनी भी आप विकटें देखें बहुत लो बाउंस विकेट होती हैं, वहाँ एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा बाउंस था उस दिन इंडिया के ख़िलाफ़। तो मेरे ख्याल में इंडिया ने पूरा फ़ायदा उसका उठाया, क्योंकि हम एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे, बैट्समैन भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि यार इतना बाउंस होएगा। तो मेरा ख्याल है क्रेडिट इंडिया को देना चाहिए कि उनके पांड्या जैसा कोई मीडियम पेसर सा बॉलर है, उसने उस चीज़ को पूरा फ़ायदा उठाया उससे, और हमारे भी बैट्समैन जो थे वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इतना बाउंस होएगा, शायद उनकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा तेज़ बॉल आए और वो आउट हुए। लेकिन स्लीम में इसमें एक और चीज़ है कि देखें कि अगर तो फास्ट बॉलर, जिस तरह हमने बात की मैल्कम मार्शल की, अगर इस पेस का बॉलर हो तो वो तो शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल पे आपको ड्रा के आउट कर सकता है। मगर हार्दिक पांड्या मीडियम पेसर, उसने पाकिस्तान के 4 आउट कर दिए शॉर्ट ऑफ लेंथ पे, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा वो इसलिए रऊफ़ के वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ये शारजा में बाउंसी विकेट होएगी, क्योंकि देखें उनकी वो इतना एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे कि बॉल इतना बाउंस करेगा। लेकिन आप बॉल को यूज़ कर, ये दिखाए ना ज़रा बॉल, ये दिखाए ना। अब ये जो बॉल है, ये तो हमें पता है कि आप इस पर सीम कर जाओगे अगर सीमिंग विकेट आपको मिलती है। आपको याद है डॉक्टर फर्रुख एक होया करते थे, लाहौर जिहाना में खेलते थे, इमरान का कज़न भी था वो। उन्होंने ये बताया कि बॉल को यूं पकड़े, जब आप यूं पकड़ेंगे बॉल जो है उसकी जो पेस है, बाय द टाइम इट रीचेस द बॉल, वो पेस नहीं होगी जो सीमर की होगी। नहीं, ये फास्ट बॉलर करते हैं अभी भी, पेट से ये मैंने बिल्कुल एग्जैक्टली एशिया कप में मैंने किया था, ये वाला वनिंदर सहवाग को मैंने इसी तरह आउट किया था कि ये क्रॉस सीम पकड़ के। इसमें ये होता है कि जब बिल्कुल फ्लैट पिच हो तो उस पर किसी किस्म का स्ट्रेट स्विंग ना हो रहा, तो उसमें अगर आप क्रॉस सीम से पकड़ें तो वो थोड़ा सा जो बॉल है अपना नेचर चेंज करता है, तो वो उससे थोड़ा सा बैट्समैन डिसीव हो जाता है। ये लड़कों को बताते हैं हमारे? नहीं करते हैं अब लोग, बहुत सारे फास्ट बॉलर, जैसे रऊफ़ ने कहा कि इसमें होता क्या कि अगर सीम पे पड़ जाए ना तो बॉल थोड़ी सी स्लो पेस होती है, अगर पेट पे पड़े तो वो फिर वक्फा हो गया, आप जाने वाले हो। आपको भी अब स्लो करता हूँ, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ, इंशाल्लाह कल आपके सामने दोबारा आएंगे, इस मैच के मुतालिक बात करेंगे, श्रीलंका और बांग्लादेश के क्या रिजल्ट हुआ, और प्रीव्यू भी करेंगे अगले मैच के लिए। अंटिल देन लुक आफ्टर योरसेल्फ, खुदा हाफिज़।